विद्यार्थियों नमस्कार। हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रीकेप देख रहे हैं। इस पूरे वीडियो का पूरा वीडियो आप डिटेल में देखेंगे आगे, पर मैं आपको प्रीकेप बता देता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे ये पाठ्यक्रम है आपका, जिसका टाइटल है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भारत बोध वैल्यू एडेड कोर्सेस अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसकी पहली यूनिट जिसका टाइटल दिया हुआ है, यहां पर आप चलेंगे तो भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत, और इसका पहला पार्ट है सिंधु वैदिक और शास्त्रीय काल की प्रमुख विशेषताएं। हम देखेंगे इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति विरासत की छोटी सी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद भारतीय इतिहास के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भारतीय इतिहास में वैदिक काल, महाजनपद काल, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, आधुनिक भारत और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें धर्म और दर्शन, कला और वास्तुकला, संगीत और नृत्य, साहित्य और त्योहार और परंपराएं, भोजन। भोजन के बाद बात करेंगे भारत की छोटी मोटी सामान्य जानकारी कि भारत कहां पर स्थित है, भारत का आकार कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु वैदिक और शास्त्रीय काल की विशेषताएं। तो इसको पहले तीनों को कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे, फिर तीनों को अलग अलग देखेंगे। सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और शास्त्रीय काल को हम पढ़ेंगे। इसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो इसकी विशेषताएं क्या है। यह हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई है और इस हड़प्पा संस्कृति में शहरी नियोजन की व्यवस्था है, जल निकासी की व्यवस्था, आर्थिक विकास नीति व्यवस्था, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, उसके उद्योग, सामाजिक व्यवस्था, अवसंरचना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता के मुख्य विशेषताएं। तो इसमें वैदिक काल की समयावधि, धार्मिक जीवन का केंद्र, प्रवासन और बसावट, सामाजिक व्यवस्था, ग्राम्य जीवन, यज्ञ और अनुष्ठान, शिक्षा और ज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन, भाषा और साहित्य, परिवार और विवाह, सामाजिक नियम और आचार, प्रारंभिक ग्रंथ, धार्मिक और सामाजिक संगठन। उसके बाद वैदिक युग। वैदिक युग में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ को भी पढ़ेंगे और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ने के बाद हम आएंगे अरण्यक। अरण्यक जिसको जंगल ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद उपनिषद जो कि 108 जिनकी संख्या है, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है शास्त्रीय काल की प्रमुख विशेषताएं। शास्त्रीय काल होता है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद उसके अंदर विशेषताएं क्या है, तो धार्मिक और दार्शनिक की विशेषता, संस्कृत साहित्य के बारे में बात करेंगे, कलात्मक उत्कृष्टता की बात करेंगे, संस्कारों के संस्कृत उत्थान की बात करेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक विकास, विज्ञान और गणित, नाटक और संगीत, उसके बाद शास्त्रीय और काव्यात्मक का प्रतिष्ठान। इन सब हमको पूरा वीडियो लेक्चर डिटेल में डिस्कस करने के लिए चलते हैं वीडियो के सेकंड सेगमेंट में। आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम वर्ष, यानी कि आप बीए प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, बीएससी प्रथम वर्ष में, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको कंपलसरी पढ़ना होगा। सब्जेक्ट का नाम है यहां पर मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, यानी वैल्यू एडेड कोर्स। और आपके सिलेबस में प्रथम वर्ष में जो वैल्यू एडेड कोर्स दिया हुआ है उसका नाम है भारत बोध, यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर है आपका वो 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर का होगा। इसकी पहली यूनिट जिसका नाम है भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत, इसका पार्ट फर्स्ट यानी वैदिक और शास्त्रीय काल की विशेषताएं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। विशेषकर नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लेक्चर विशेषकर मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। अब आगे चलते हुए डिस्कस करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी वैल्यू एडेड कोर्स जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया भारत बोध। पाठ्यक्रम का शीर्षक है भारत बोध अंडरस्टैंडिंग इंडिया। बात हुई हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार सीजन 2025-26 एंड ऑनवर्ड, यानी आगे आने वाले सत्रों के लिए। यह पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसका क्रेडिट वैल्यू 2 है। परीक्षा का समय मात्र 2 घंटे का रहेगा ये पेपर आपका, और पास होने के लिए आपको चाहिए 35 नंबर। किस तरीके से प्रश्न पत्र आएगा आपका, तो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी और 5 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुभाग अ में 5 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे और अनुभाग ब में 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 लघु और 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न टोटल आएंगे।
10 प्रश्नों पूछे जाएंगे, पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देखें तो भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत, इसमें सिंधु, वैदिक और शास्त्रीय काल की विशेषताएं, सस्तित्व बहुलता का भारतीय अवधारणाएं, सांस्कृतिक प्रतीक, धर्म स्थापिता, संगीत, नाटक, लोकाचार, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभवन्तु सुखिनः जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 टॉपिक दिए हुए यूनिट फर्स्ट में, जिसका नाम है इतिहास और भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। तो इस यूनिट पहले का पहला टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। टाइटल है भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत, इस यूनिट का नाम है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, आखिरकार भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत है क्या। तो भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और इनमें अनेक महान सम्राटों, सभ्यताओं, धार्मिक विचारों, साहित्यिक कृतियों, कला, वास्तुकला और विविधता का अद्भुत मिश्रण है। बात करें हम लोग भारतीय इतिहास की, यानी इंडियन हिस्ट्री की, तो सबसे पहले आती है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली और सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इसकी पहचान है। इस सभ्यता के लोग उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और लेखन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। सेकंड नंबर पर आती है वैदिक काल, यानी वैदिक पीरियड। यह काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच का था, जब वेदों की रचना हुई। इस काल में हिंदू धर्म की नींव रखी गई, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, और समाज में ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे देवताओं की पूजा शुरू हुई। आर्य जातियों का आगमन और वेदों का शिक्षण इस काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तीसरा काल आता है जिसका नाम है महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य एम्पायर के नाम से जिसे जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीपों में महाजनपद राज्य का गठन हुआ। फिर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी और उनके पोते सम्राट अशोक ने इसे अपने साम्राज्य का सबसे महान बिंदु पर पहुंचाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार प्रसार किया। चौथे नंबर पर आता है गुप्त एम्पायर, यानी गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल लगभग 3200 से 550 ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। ध्यान रखना, इस काल में कला, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य में महान प्रगति हुई। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे सम्राटों के शासन में भारतीय समाज और संस्कृति ने अत्यधिक समृद्धि यहां पर पाई थी। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की शुरुआत। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय राजनीति और संस्कृति को नया आकार दिया। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान सम्राटों ने इस साम्राज्य को विस्तारित किया। मुगल काल में स्थापत्य कला जैसे ताजमहल का निर्माण भी हुआ और भारत में इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न आंदोलनों, संघर्षों का दौर शुरू हुआ। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय, इसके अलावा बहुत हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम यहां पर मैं बता नहीं पाया, लिख नहीं पाया, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है। जैसे कई महान नेताओं, यानी कि सभी को मैं याद कर रहा हूं, कई महान नेताओं ने नाम इसमें शामिल है। इस स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष, बलिदान और नेतृत्व से भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आप लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आती है भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत एक अत्यंत विविधतापूर्ण समृद्ध मिश्रण है। इसमें धार्मिक, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, त्योहार और पारंपरिक मान्यताएं शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म और दर्शन के बारे में। हम लोग किसके बारे में? धर्म और दर्शन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो धर्म और दर्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो भारत का सांस्कृतिक आधार मुख्य रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म पर आधारित है। भारत की सांस्कृतिक विविधता को धर्मों की विविधता से भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत में इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों का भी प्रभाव अच्छा खासा है। कला और वास्तुकला की बात करें भारत के अंदर, तो भारतीय कला और वास्तुकला में प्राचीन काल से लेकर
आधुनिक काल तक कई प्रकार की शैलियां विकसित हुई। कैलाश, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक इमारतें भारतीय वास्तुकला की महान उदाहरण है। भारतीय चित्रकला, शिल्पकला और मूर्तिकला में भी एक अद्भुत परंपरा रही है। उसके बाद आती है संगीत और नृत्य। भारत में शास्त्रीय संगीत और नृत्य की एक लंबी श्रृंखला है, लंबी परंपरा है, जिसमें हिंदुस्तानियों में कर्नाटकी संगीत के अलावा भारत नृत्य, भारतनाट्यम जिसे हम लोग बोलते हैं, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी प्रमुख है। भारतीय फिल्म संगीत भी अब विश्व भर में लोकप्रिय हो रहा है। साहित्य की बात करें तो भारतीय साहित्य की शुरुआत वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों से होती है। इसके बाद काव्य, नाटक, कथा, साहित्य और दर्शन का विकास हुआ है। कालिदास, कबीर, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस और रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महान साहित्यकारों और संतों ने भारतीय इतिहास को समृद्ध किया है। उसके बाद आती त्योहार और परंपराएं। भारत में हर राज्य, समुदाय और धर्म में अपने अपने त्योहार होते हैं। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी और नवरात्रि जैसे त्योहार भारतीय समाज के जीवन का अभिन्न अंग है या हिस्सा है। ये त्योहार न केवल धार्मिक है बल्कि समाज की एकता और विविधता को भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बात करते हैं भोजन की। तो भारतीय खान भी विविधता से भरा हुआ है। भारतीय खाना भी विविधता से भरा हुआ है। हर क्षेत्र में अपनी खासियत, जैसे पंजाबी खाना, दक्षिण भारतीय खाना, साउथ इंडियन डिशेज बोलते हैं, राजस्थानी खाना, बंगालीज खाना और मुगली व्यंजन। भारतीय भोजन में मसालों का भरपूर प्रयोग यानी अच्छा खासा होता है और यह स्वाद और स्वास्थ्य के लिए लिहाज से भी विविधतापूर्ण के महत्वपूर्ण है। भारत का इतिहास और संस्कृति इसे अद्वितीय और अत्यधिक समृद्ध विरासत प्रदान करती है, जो न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए गर्व का विषय है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ साथ परिवर्तित भी होते आई है। आजादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति किए। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, ध्यान रखना, भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा देश है? कौन से 7वें नंबर का? नाते भारत एशिया के अलग, भारत पूरे एशिया में सबसे अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में वृहत पर्वत श्रृंखला हिमालय से गिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा हो जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। किसकी? भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 यानी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। किसकी? हमारे भारत की। जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है। अब हम चलते पहला टॉपिक की तरफ। सिंधु वैदिक और शास्त्रीय काल की विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु वैदिक और शास्त्रीय काल के बारे में यदि हम बात करें विद्यार्थियों, तो सिंधु वैदिक और शास्त्रीय काल की प्रमुख विशेषता शहरी नियोजन, ग्रामीण जीवन और विस्तृत दार्शनिक परंपराओं से भिन्न है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना, पक्की ईंटों के मकान और जल निकासी व्यवस्था के लिए जानी जाती है, जबकि वैदिक काल एक ग्रामीण समाज था जिसमें कृषि, पशुपालन और यज्ञ महत्वपूर्ण थे। शास्त्रीय काल में इन दोनों की नींव पर एक अधिक परिष्कृत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक ढांचा विकसित हुआ। तो सिंधु, वैदिक और शास्त्रीय काल की ये विशेषताएं थी। अब हम चलते हैं इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हम सिंधु काल के बारे में बात करेंगे, फिर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे हम शास्त्रीय काल के बारे में। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषता हम यहां पर देख लेते हैं। पहली विशेषता यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की आपको दिखाई दे रही नगरी योजना। नगरी योजना मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कुल मिलाकर क्या थे? लोग नगरों में निवास करते थे। तो यहां देखिए सुनियोजित सड़कें और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों से बने मकान थे जिनका अनुपात 4:2:1 था
और उन्नत जल निकासी की व्यवस्था इस काल की पहचान थी। आर्थिक गतिविधियां, व्यापार और वाणिज्य शहरी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। तांबा, कांसा, सीसा और टीन जैसी धातुओं का उपयोग भी इस काल में किया जाता था। कृषि और पशुपालन की बात करें तो गेहूं, जौ, चावल, मटर और कपास जैसी फसलें उगाई जाती थी। पशुओं में बैल, गाय, बकरी, भेड़ आदि शामिल थे। कला और शिल्प, यह काल हस्तशिल्प और धातु विज्ञान में कुशल था। वैदिक काल के बारे में बात करें तो सामाजिक संरचना, यह ग्रामीण समाज था। किसमें? वैदिक काल में, जहां परिवार और कबीले महत्वपूर्ण थे। मतलब जो समाज था वो ग्रामीण समाज था और जो परिवार था वो कबीले के, मतलब एक कबीले के रूप में लोग रहते थे। जैसे अभी भी कुछ जातियों के लोग कबीले के फॉर्म में रहते हैं। राजनीतिक संरचना, शासन का प्रमुख राजा होता था, लेकिन वह वंशानुगत होने के बावजूद जनता के प्रति जवाबदेह होता था। मतलब एक सीरीज चलती थी कि भैया कोई राजा बन गया तो अगला राजा उसी के परिवार से बनता था। आर्थिक गतिविधियां, कृषि और पशुपालन मुख्य पेशा था। वैदिक काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी बहुत महत्व था। धार्मिक प्रथा, यज्ञ और हवन धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्रीय भाग थे। इस काल में ऋग्वेद और अन्य वेदों की रचना की गई जो प्राकृतिक और दार्शनिक विचारों को दर्शाते हैं। बात करते हैं शास्त्री काल की। राजनीतिक विकास, इस काल में बड़े साम्राज्य और राज्य स्थापित हुए। सामाजिक परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और सामाजिक संरचना में बदलाव आए। धार्मिक और दार्शनिक विकास, धर्म और दर्शन का विस्तृत विकास हुआ, जिनमें महाकाव्य और उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। काल, कला और विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अब हम डिटेल में चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की तरफ। तो विद्यार्थियों, स्थान और समय की बात करते हैं। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती काल क्रमों में से एक थी और इन तीनों में से सबसे व्यापक और सबसे चर्चित रही है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी, ध्यान रखना किस थी, 8000 वर्ष पुरानी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती। इसका विकास सिंधु और घग्गर यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे पर हुआ। प्राचीन सरस्वती नदी जो है उसके किनारे पर हुआ। वर्तमान में उसको घग्गर नगर नदी कहा जाता है। प्रमुख नगर कौन से थे? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीर थे। राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसका फैलाव उत्तर से रामनटेरी से लेकर दक्षिण के देवाबाद यानी महाराष्ट्र तक और पश्चिम के बलूचिस्तान से मकराना समुद्री तट के सुतका गैंडोर से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ और कुरुक्षेत्र तक फैला हुआ था। शहरी नियोजन, नगरों को सुव्यवस्थित नियोजन था। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सड़कें चौकोर ग्रेड पैटर्न पे बनी हुई थी। घरों में ईंटों का उपयोग होता था जो समान आकार की होती थी। मोहनजोदड़ो अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, विशाल सार्वजनिक स्नानघर जिसके जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.43 मीटर गहरा था। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी रहती थी। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे थे। स्नानघर और फर्श की पक्की ईंटों से बना हुआ था। पास के कमरों में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोनों में एक निर्गम यानी आउटलेट्स होते थे जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि विशाल स्नानघर धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहे हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है अनाज रखने के कोठार, जो लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठरों मिले हैं जो ईंटों के चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। हर एक कोठर में लगभग 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारों से कुछ 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मीटर है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठारों का था। हड़प्पा के कोठारों की दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं।
इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दौनी होती थी। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने जो शायद कोठरों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठरों हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। जल निकासी की व्यवस्था बात करो और स्वच्छता की। नगरों में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था थी, घरों में शौचालय और नालियां बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा, आर्थिक गतिविधि कृषि प्रमुख व्यवसाय था जिनमें गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती होती थी। पशुपालन भी वहां पर होता था। व्यापार में मोहरों और मापने के उपकरणों का उपयोग होता था। व्यापार समुद्री मार्गों से होता था और मेसोपोटामिया का तर्क सबसे पहले कपास की यही पैदा किया गया था। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे। लिपि और संचार, सिंधु लिपि का उपयोग होता था जो अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है जैसे पशु देवता, मातृ देवता आदि। नृत्य, संगीत और कला का विकास भी इसी काल में अच्छा खासा हुआ है। हड़प्पा में पक्की मिट्टी और स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पेड़ दिखाया गया है। विद्वानों का मत है कि पृथ्वी देवी की प्रतिमा हो सकती है और इसका निकट संबंध पौधों को जन्म और वृद्धि पर रहा होगा। उद्योग की बात करें तो धातु उद्योग, मृतिका उद्योग यानी कि धातु उद्योग, मिट्टी का उद्योग, गहनों का निर्माण होता था। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण को भलीभांति परिचित थे। तांबे तथा टीन मिलकर धातु शिल्प कांसे का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुनी जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाने का भी प्रमुख वहां पर शिल्प था। सामाजिक व्यवस्था, समाज में वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है। अवसंरचना, किले, सार्वजनिक भवन, जलाशय आदि बने थे। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और विघटन के लिए कई कारकों को उत्तरदायी माना जाता है जैसे जलवायु, विवर्तनिका इत्यादि का। कुछ विशेषज्ञ के द्वारा इस सभ्यता के पतन के लिए सामाजिक कारणों का भी जिम्मेदार ठहराया गया है। उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता। तो हमने हड़प्पा काल के दौरान की बात हुई है, अब हम चल रहे हैं सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की ओर। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है जब वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में इसे बांटा गया है। आगे देखें, वैदिक काल की बात करें। वैदिक काल की समयावधि, वैदिक काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। काल भारतीय उपमहाद्वीपों में इंडो आर्यों के आगमन से आरंभ होता है और तब तक चलता है जब तक कि प्रमुख नगरीय केंद्रों का उदय और नवीन धार्मिक विचारों का विकास नहीं हो जाता है, जो आगे चलकर महाजनपद काल की शुरुआत का संकेत देता है। धार्मिक जीवन का केंद्र, वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार वेद थे जो धार्मिक ग्रंथ थे। वेदों में यज्ञ, मंत्र और देवताओं की पूजाओं का वर्णन मिलता है। अगला आता है प्रवासन और बसावट, मतलब वहां पर लोग रहते कैसे थे। तो वैदिक काल की शुरुआत में इंडो आर्यों के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर पंजाब और सरस्वती नदी घाटी में प्रवास और बसावट बनी हुई थी। सामाजिक व्यवस्था, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया जो वर्तमान में भी प्रचलित है। कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं है, कुछ हद तक वर्ण व्यवस्था अभी भी देश के अंदर लागू है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को निर्धारित करती। ध्यान रखना साथियों, विद्यार्थियों, ये जो धार्मिक व्यवस्था या थी या जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये व्यवस्था एक काम करने के आधार पर बांटी गई है। इसके वर्क बेसिस पर इसको डिजाइन किया गया है। ग्राम्य जीवन, वैदिक काल में अधिकांश लोग ग्रामों में रहते थे और कृषि प्रधान जीवन व्यतीत करते थे। यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें अग्नि को देवता को अर्पित किया जाता था। शिक्षा और ज्ञान, वेदों का अध्ययन गुरुकुलों में होता था जहां गुरु शिष्य को वेद, उपनिषद और अन्य ज्ञान सिखाते थे। राजनीति व्यवस्था, प्रारंभ में जनपदों का शासन था जिनका नेतृत्व राजा करता था। राजा के पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते थे। आर्थिक जीवन, कृषि, पशुपालन और व्यापार प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थी। भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा का विकास हुआ और वेदों के अलावा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि साहित्यिक कृतियां रची गई। परिवार और विवाह, परिवार को समाज की मूल इकाई माना जाता था। विवाह संस्कार वैदिक रीति रिवाज के अनुसार होते थे। सामाजिक नियम और आचार,
धर्म और कर्म के नियमों का पालन किया जाता था, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते थे। उसके बाद प्रारंभिक ग्रंथ। ऋग्वेद जो संस्कृत में रचित है, इस काल को समझने का मुख्य स्रोत है। यह ग्रंथ इंडो आर्यों का पशुपालक और कृषि आधारित जीवन शैली को दर्शाता है। उसके बाद आता है धार्मिक और सामाजिक संगठन। ऋग्वेद ये प्रकट करता है कि इंडो आर्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और उनके धार्मिक और सामाजिक संगठन के प्रारंभिक रूप विकसित हो चुके थे। बात करते हैं वैदिक युग के प्रमुख स्रोत। वैदिक युग के प्रमुख स्रोत वेद है, जो भारत के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अंदर सनातन धर्म के अंदर ये चार प्रमुख संकलनों में विभाजित करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप अच्छे से जानते हो इन चारों के बारे में। हम छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो वेदों का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इसमें 10 मंडल या 10 मंडलों में पुस्तकों में संगठित है। उसमें 1028 ऋचाओं यानी सूक्तों का संग्रह है। इन ऋचाओं की रचना अग्नि, इंद्र, सोम जैसे विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए की गई है और ये प्रारंभिक वैदिक समाज की धार्मिक मान्यताओं, अनुष्ठान और जीवन शैली की झलक को प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। किसकी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 33 देवों, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओम भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा सद्गमय वाक्य भी ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को कृष्ण यानी काला और शुक्ल यानी श्वेत यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2, याद रखिएगा, जिसमें मंत्रों के साथ साथ उनके उपयोग में लाने के अनुष्ठानिक विधियां भी शामिल है। यजुर्वेद में वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। ऋग्वेद की सिर्फ पद्यात्मक है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ साथ संपादित किया जाने की विधान सुझाया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रेयी संहिता, कांटक संहिता तथा कंठ कपिलशिक संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, मध्यान्तिक तथा कंठव संहिता। ये 40 अध्यायों में विभाजित हैं। इसी ग्रंथ को पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। आपने सुना होगा इसमें राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ये पुराने जमाने में होते थे, जो कहां से लिए गए? यजुर्वेद से लिए गए। तीसरे नंबर पर आता है सामवेद। सामवेद जिसे अक्सर स्वरों का वेद कहा जाता है, याद रखना। किसे? स्वरों का वेद। किसे कहा गया? सामवेद को। मुख्यतः ऋग्वेद के लिए गए संगीतबद्ध मंत्रों को केंद्रित है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। इसमें 1810 छंद हैं, इनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। इन मंत्रों का उच्चारण विशेष प्रकार के पुरोहितों द्वारा किया जाता है, जिसे उद्गात कहा जाता है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त हैं, कौथुम, रणयनीय और जेमनीय। सामवेद को भारत का प्रथम संगीतमय पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त है, याद रखिएगा आप लोग। अथर्ववेद, अथर्ववेद अन्य वेदों से भिन्न है क्योंकि इसमें मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ साथ टोने टोटके, जादू मंत्र और दैनिक जीवन से जुड़े अनुष्ठान भी सम्मिलित हैं, जैसे कि रोगों का इलाज, बुरी शक्तियों से रक्षा और समृद्धि की कामना आदि। अथर्ववेद में 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं, शौनक और पिप्लाद। इसे अनार्यों की कृति भी माना जाता है। उसके बाद बात करते वैदिक युग के कुछ अन्य निम्नलिखित संहिता। एक सेकंड, अरे भैया तू पढ़ ले यार, काहे डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है। वैदिक युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोत। हाँ ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद से संबंधित गद्यात्मक ग्रंथ हैं, जो वेदों के मंत्रों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों को संपन्न कराने की विधियां बताते हैं, साथ ही उनके प्रतीकात्मक अर्थ और विभिन्न संस्कारों के महत्व की भी व्याख्या करते हैं। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविध, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के कर्मकांडों की व्याख्या करने के लिए की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ अनुष्ठानों के रहस्यात्मक और गुण पक्षों की भी चर्चा करते हैं, जिसमें वैदिक काल की प्रारंभिक धार्मिक परंपराओं की गहराई से जानकारी मिलती है। यह मुख्यतः गद्य शैली में लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल है, जो 5 अध्याय
इसे पंचिका कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्क, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल, वेदई आदि का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण गोपथ है। अरण्यक, अरण्यक जिन्हें जंगल ग्रंथ भी कहा जाता है, याद रखना, अरण्यक मतलब जिन्हें जंगल ग्रंथ भी कहा जाता है। अरण्यक की रचना जंगल में ऋषियों द्वारा की गई। कर्मकांडी उपासना और दार्शनिक चिंतन की ओर संक्रमण को दर्शाता है। इन ग्रंथों की रचना उन ऋषियों के द्वारा की गई है जो वनवास में रहते थे और ध्यान, नैतिक मूल्यों तथा अनुष्ठानों के प्रतीकात्मक अर्थ पर ध्यान केंद्रित थे। यह ग्रंथ ब्राह्मणों की कर्मकांडी व्याख्या और उपनिषदों के दार्शनिक गहराई के बीच एक सेतु का कार्य करते थे और धीरे धीरे आत्मिक ज्ञान की ओर मार्ग प्रशस्त करते थे। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध है। उपनिषद, उपनिषदों को वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा माना गया है जो आत्मा, ब्रह्म और अस्तित्व की वास्तविकता जैसे आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर केंद्रित है। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह। उपनिषदों में वृत्रणायक तथा छंदोदय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथों में बिंबिसार की पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पाश्चात्यकालीन राजाओं का उल्लेख भी इन्हीं उपनिषदों में मिलता है। ये ग्रंथ कर्म, मोक्ष और आत्मा तथा ब्रह्मा की एकता जैसे गुण सिद्धांतों का अन्वेषण करते। उपनिषद बाहरी अनुष्ठानों जैसे आंतरिक ध्यान और चिंतन की ओर परिवर्तन को दर्शाते हैं और भारत के बाद दार्शनिक परंपराओं की नींव रखते हैं। इन्हीं उपनिषदों से स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम है तथा अधिक आगे था। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 108 है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी सी लाइन आपको बता रहा हूं, सत्यमेव जयते। आप लोगों ने सुना होगा, कहां पर है ये मंत्र, कहां पर है? सत्यमेव जयते जो लाइन है, ये हमारा जो भारत का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें लिखी हुई है और ये कहां लिया गया? मंडूक उपनिषद से लिया गया। किससे? मंडूक उपनिषद से। और त्रिमूर्ति और चातुर्थ आश्रम का सिद्धांत मैत्रेयी उपनिषद से लिया गया, याद रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं शास्त्री काल की प्रमुख विशेषताओं की। हम आगे किसमें? शास्त्री काल के पास आगे। तो शास्त्री काल 18वीं शताब्दी के मध्य से में यूरोप ने वास्तुकला, साहित्य और कला में एक नई शैली की ओर बढ़ना शुरू किया जिसे आमतौर पर नवशास्त्रीयवाद के रूप में जाना जाता है। शास्त्री काल लगभग 1750 से 1820 के बीच का शास्त्रीय संगीत का युग था। शास्त्री काल बारोक और रोमांटिक काल के बीच आता है। इस शैली का प्रमुख उद्देश्य यह था कि पुरातनता, विशेषकर शास्त्रीय गीत के आदर्शों का अनुकरण करना था। शास्त्रीय संगीत में बारोक संगीत की तुलना में हल्का और स्पष्ट स्वरूप होता है, लेकिन इसमें संगीत रूप का अधिक विविधतापूर्ण उपयोग होता है, जो कि सरल शब्दों में कहे तो किसी भी संगीत अंश के लय और संगठन होता है। शास्त्रीय काल भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध चरण था। इस काल में भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास हुए। अब विशेषताओं की तरफ चलते, पहली धार्मिक और दार्शनिक विकास। शास्त्रीय काल में वेद, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत, रामायण और पुराणों जैसे धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अस्तित्व था। यह काल भारतीय धर्मों के विकास का था, जिससे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विस्तार हुआ। उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में गहरे दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए। सेकंड नंबर पर बात होती है संस्कृत साहित्य की। शास्त्रीय साहित्य का प्रमुख भाषा संस्कृत थी। इसमें महाकाव्य, पुराण, शास्त्र, काव्य शास्त्र जैसे साहित्यिक रचनाएं शामिल थी। महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत शास्त्रीय काल में सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक उदाहरण है। कालिदास, भवभूति, भास, सुबंधु जैसे महान संस्कृत कवि और नाटककार इस काल में सक्रिय थे। कलात्मक उत्कृष्टता। शास्त्रीय काल में चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला और संगीत का महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्त काल लगभग 4वीं और 6वीं शताब्दी को भारतीय काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकला, गुप्त काल के सिक्कों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। स्थापत्य कला में भी मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कांची और बद्रीनाथ का मंदिर। संस्कार और संस्कृति का उत्थान। शास्त्रीय काल में भारतीय समाज में कुलीनता और संस्कार पर विशेष ध्यान दिया गया। यह काल सामाजिक व्यवस्था जैसे वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की ओर अग्रसर था। साहित्य में संस्कृत के शास्त्रों का प्रभाव देखा जाता है और इन्हें उच्चतम स्तर की ओर साहित्य माना जाता है।
अगला आता है राजनीतिक और प्रशासनिक विकास। इस काल में भारतीय उपमहाद्वीपों में कई प्रमुख साम्राज्य जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और चोल साम्राज्य का उत्थान हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे शासक इस काल में महान शासक थे, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। विज्ञान और गणित की बात करें, शास्त्रीय काल में भारतीय विज्ञान और गणित में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव प्रणाली का विकसित किया। आयुर्वेद और संस्कार शास्त्र जैसे चिकित्सा शास्त्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ। नाटक और संगीत की बात करें तो भारत का नाटक शास्त्र इस काल में महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जो भारतीय नृत्य और नाटक के शास्त्र की आधारशिला बना। संगीत में भारतीय राग और ताल का विकास हुआ। शास्त्रीय संगीत के प्रकार जैसे कर्नाटक की संगीत, हिंदुस्तानी संगीत का भी विस्तृत से विकास हुआ। शास्त्रों और काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र के संबंध में भारतीय शास्त्रों में विशेष रूप से काव्य और नाटक के सिद्धांतों का विस्तृत विवेचना की गई। काव्य में रचनात्मकता, रस, अलंकार और लक्षणों की प्रधानता थी। यह काल भारतीय सभ्यता के शिखर की ओर अग्रसर हुआ और भारतीय संस्कृति को एक स्थायी आधार प्रदान किया। तो विद्यार्थियों, ये पहला वीडियो लेक्चर है आपका भारत बोध की पहली यूनिट का पहले पार्ट का। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिसमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा बने रहें। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय